हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखो दोस्तों, बच्चे ये कह रहे थे कि सर जी इसका इंडेक्स भेज दीजिए। तो देखिए ये है इसका इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर मैच करेंगे आपके सिलेबस से, सारे नहीं मैच करेंगे, लेकिन जो मैच करेंगे वो हम लोग करेंगे, जो नहीं मैच करना है वो भी करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो कंप्यूटर है वहाँ से पार्ट नहीं पूछा जाता, क्योंकि कंप्यूटर आपका हर एग्ज़ाम में आना है, तो थोड़ा बहुत हम लोग एक्स्ट्रा भी इसमें पढ़ेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक परिचय, कंप्यूटर की संरचना, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, प्रचलन तंत्र जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हो, डिस्क प्रचलन तंत्र बहुत पूछा जाता है ये, ठीक। कंप्यूटर की भाषा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर अंकगणित, इंटरनेट और ईमेल, ये भी आपका चैप्टर है ठीक। कंप्यूटर का नेटवर्क, ये भी पूछा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपके है, DBMS ये भी है, साइबर सुरक्षा भी है, उभरते तकनीकी भी है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव, ये भी है, और कंप्यूटर के शब्द संक्षेप, ये तो सभी में पूछे जाते हैं। तो इसके लगभग सारे चैप्टर, एक दो चैप्टर को जैसे हैं बीच में जो आपको उतने आपके सिलेबस में नहीं है, वरना इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर सुरक्षा, उभरते तकनीकी के प्रभाव और ये सामाजिक प्रभाव, सूचना प्रौद्योगिकी का, और कंप्यूटर के शब्द संक्षेप यानी कि शॉर्टकट कीज। तो ये आपको सारे चैप्टर वही देखने को मिलेंगे जो आपके उसमें आने हैं, ठीक। अब देखो, कल हम लोग जो है पढ़ चुके थे, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो हमारी जो मेमोरी होती है, जो ठीक है, वो दो तरीके की होती है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जिसको हम लोग सेकेंडरी। तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी पढ़ चुके थे, आज सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बस ये पता है कि ये नॉन वोलेटाइल होती है और इसमें जो है भंडारण क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, और इसको हम लोग CPU से सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग एक्सटर्नल लगाते हैं, ये एक्सटर्नल है, तो इसके मतलब है ये CPU से सीधे कनेक्टेड नहीं होगी, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। पहुंचने के लिए सेकेंडरी मेमोरी को सामग्री पहले मुख्य मेमोरी में लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये उसका मतलब हो जाएगा। फिर द्वितीयक मेमोरी को उनके एक्सेस के तरीकों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। किसका? सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस में जिसको SAM कहते हैं, ठीक। इसमें होता क्या है, जो ऐसी मेमोरी जिसमें वांछित स्टोर तक पहुंचने से पहले किसी अन्य स्थान के माध्यम से, या कह सकते हैं प्रोसीड बाय सीक्वेंसिंग थ्रू अनदर लोकेशन, क्रमानुसार जो है एक्सेस मेमोरी कहलाती है। ये उतना खास नहीं है, इसलिए इसकी आपको डेफिनेशन समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ना आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ना आपके पेपर में आगे पूछा जाएगा। बस ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो हम लोगों को पुराने ज़माने में जो म्यूजिक वाले जो टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, उनमें जो कैसेट लगती थी, ये उसी तरीके से है। इसमें संगीत टेप पर अगर 10 गाने हैं और आपको 8वां गाना सुनना है, तो आपको पहले 7 गाने क्या हैं, फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, या कह सकते हैं उनको सुनना पड़ेगा, तब आप 8वें गाने तक पहुंच पाएंगे। ये सीक्वेंशियल में होता है। और ये क्या है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। फिर देखो ये लिखा हुआ है चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप ही इसका उदाहरण होता है। इसमें इसको चुंबकीय टेप का नाम से जाना जाता है। इसमें आधा इंच चौड़ी प्लास्टिक के बिना जोड़े वाली क्या होती है, लंबी पट्टी होती है, जिसको फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, ठीक, इसकी परत चढ़ाई जाती है। इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, टेप। आपको पता है वो पहले टेप इस तरीके से आता था, जिसमें 2 गोले यहाँ पे बने हुए होते थे, और इस पट्टी में वो चलता था, ठीक है। इस पट्टी में वो टेप चलता था, और वही जब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता था, ठीक है, कैसे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता था, तब पट्टी भी घूमेगी, तो पट्टी घूमेगी दूसरी तरफ जाएगी, तो उसके जो बीच में जो चीज़ होगी वो क्या होगी, वो बजेगी। और इनकी लेंथ देखो 400, 800, 1200 और 2400 इतने फुट की लंबाई के हो सकते थे। हम लोगों ने जो पुराने टेप ख़राब हो जाते थे, उनकी उसकी कैसेट की वो टेप निकाल के और कई बार उसमें धागे में बांध के घुमाया है, पतंग में बांध के उड़ाया है, तो इस तरीके से तो वो ठीक है, अच्छा लगता था। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आज का वीडियो थोड़ा लेट होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज 26 पेजेस का है। इसमें हम लोग सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो। ज़रूर पूरा वीडियो, मैं कहता हूँ पूरा वीडियो देखिए, भले ही आप उसको पूरी एक साथ नहीं देख सकते, तो उसको 1.5 पे करके देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको कंप्यूटर के जो मेन छुपे हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लियर होंगे। वरना मैं इसकी भाई कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि आपका कंप्यूटर फिर कैसा जाएगा, ठीक। इसमें क्या होता है, गाने सुनने वाले जो रिकॉर्डिंग देखने के लिए हम जिस कैसेट का उपयोग करते हैं वो चुंबकीय टेप पे चलती है। ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज का सबसे पुराना प्रारूप है। और इसी को सिक्वेंशियल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जो सिक्वेंशियल मेमोरी है, ठीक है, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, जिसको हम लोग टेप में चलाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा इस तरीके से पूछा जाता है, जो टेप रिकॉर्डिंग वाला जो टेप होता है, उस कौन सी मेमोरी का उदाहरण है, तो किस मेमोरी का, सिक्वेंशियल मेमोरी का। ये मैंने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन कराए थे, ये वहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलता था। ये देखो, ये वही गोला है जो टेप में एक तरफ का है, दूसरे तरफ भी ऐसे ही गोला होता है, ठीक।
ठीक है, ऐसे ही गोला होता है। तब इधर का टेप इधर जाएगा तब गाना बजेगा, फिर बाद में इसको पलट के जब लगाएंगे तो इधर का टेप एक बार इधर जाएगा। तो याद रखना दोनों तरफ चलता है, ये मैग्नेटिक टेप है। फिर एक आता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, यानी कि जिसको DAM बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो वांछित स्टोरेज डिजायर जो होती है, इसकी प्रत्येक लोकेशन तक पहुंचने के लिए समान एक्सेस समय की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहलाता है। इसमें कौन कौन से उदाहरण आ जाते हैं, देखो मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपको पता है 3 तरीके की होती है, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर पैक, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क में जो फ्लॉपी डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क में आपको इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हाँ देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या था, ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें CD, DVD, CD, RW, CD, रोम और BD आता है। ब्लू रे डिस्क जिसको बोलते हैं, BRD या BD बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में फ्लैश मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी में आपके जितनी भी पेन ड्राइव होती हैं, कार्ड होते हैं, ये सब आपके मेमोरी वाले जो कार्ड होते हैं वो सब इसी में शामिल हो जाते हैं। अब मैग्नेटिक डिस्क की अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसकी चुंबकीय कोडिंग होती है। एक फ्लैट डिस्क होती है जिसमें डेटा क्या होता है, संग्रहित होता है। जिस डिस्क की सतह का ट्रैक में विभाजित किया जाता है तो केंद्र के वृत्तीय सर्कल, वृत्त मतलब जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं, ट्रैक को आगे सेक्टर में विभाजित करते हैं। और जो मैग्नेटिक डिस्क के प्रमुख उदाहरण है वो कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क कह सकते हैं, ठीक है। अब हार्ड डिस्क तो आप लोगों को पता है क्योंकि आपके ज़माने में आप लोगों ने हार्ड डिस्क तो देख ली है, लेकिन फ्लॉपी नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि जब फ्लॉपी थी तो बहुत पुराना वाला जो सफ़ेद सफ़ेद सा कंप्यूटर चलता था, बड़ी वाली TV लगती थी जिसका पीछे कूबड़ निकला हुआ होता था, तब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। तो फ्लॉपी डिस्क बहुत ज़्यादा कुछ कहने वाली चीज़ है नहीं, बस ये एक फ्लेक्सिबल डिस्क होती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। ये 2 तरीके की होती है, ठीक है। इसमें 2 ही प्रकार मिलेंगे आपको। देखो, जो डिस्क है फ्लॉपीज और डिस्केटीज कहा जाता है। कभी क्वेश्चन नहीं यहाँ से पूछा जाता है, बस खाली ये पूछ लिया जाता है फ्लॉपी डिस्क क्या है, इस तरीके से बस। फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक ये प्लास्टिक शीट की ऊपर चुंबकीय ऑक्साइड की परत यानी कि लेयर चढ़ाकर तैयार की जाती है। और फ्लॉपी डिस्क एक रीड राइट हेड होता है जो फ्लॉपी की सतह सरफेस पर स्पर्श आंकड़ों के लिखता और पढ़ता है। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अब इंपॉर्टेंट चीज़ आई है क्या, कि फ्लॉपी 2 कॉमन आकार में मिलती है, एक तो 3.5 इंच और एक 5.25 इंच। 5.25 वाले की जो है मेमोरी क्षमता कम होती है, या सामान्य आकार की फ्लॉपी होती है जो कि 1987 में पहली बार बनाई गई थी, और सामान्यतः 100 KB से लेकर 1.2 MB तक स्टोर करने में सक्षम होती है। लेकिन ये जो 3.5 इंच वाली जो फ्लॉपी डिस्क होती है, ये सख्त लिफाफे में बंद होती है। छोटे आकार के बावजूद इन फ्लॉपियों की स्टोरेज क्षमता अन्य फ्लॉपियों से क्या होती है, अधिक। इसमें 400 KB से लेकर 1.4 KB तक MB तक स्टोर किया जा सकता है। और ये जो फ्लॉपी डिस्क आपको दे रखी है, ये 3.5 जो है इंच वाली दे रखी है। इसमें ये आपको ऐसे कट और ये पूरा एक डिज़ाइन जो बनी हुई होती है, ठीक है, ये। और यहाँ पे आपको जो कट दिखाई दे रहा है ये रीड राइट करने के लिए होती है। यहीं पे आपको पूरा एक पैकेट ऐसे करके लगा होगा, ये घूमेगा यहाँ से ऐसे ऐसे करके। देखो, राइट प्रोटेक्ट प्लास्टिक टैब। फिर ये 3.5 इंच की है, स्लाइडिंग मेटल पीस कवर है, पहचान के लिए यूजर लेबल, मतलब ये आपको दिखा रहा है कि ये 3.5 इंच की है, ठीक है। पुरानी अभी भी आपको इंटरनेट पे ही देखने को मिल जाएंगी। फिर देखो, ये फ्लॉपी डिस्क आंकड़ों में रख रखाव उचित ढंग से ना होने पर इसमें स्टोर्ड आंकड़े क्षतिग्रस्त हो जाते थे, क्योंकि ये टूट सकती थी, या ये जो यहाँ पे जो एरिया दिखता है, अगर ये गड़बड़ हो गया तो आपकी फ्लॉपी रीड नहीं कर पाती थी। फिर अब आते हैं हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क आपको पता है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक। और ये भी सर्कुलर वृत्ताकार, लेकिन इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होती है। इसमें एक ऐसे तार निकला हुआ होता है जो हम लोग ऐसे करके कंप्यूटर में जोड़ देते हैं, ऐसे करके। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक वृत्ताकार सर्कुलर पथ बना होता है जिसमें हम लोग इसमें डेटा स्टोर करते हैं। इसको हार्ड ड्राइव कहा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, SDD भी कहते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में हमेशा लिख के आता है कि SDD कितनी है, तो 500 GB, 1 TB, 2 TB, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके आंकड़े, निर्देश और सूचना को एकत्रित करने के लिए मैग्नेटिक जो पार्टिकल्स होते हैं इनका उपयोग किया जाता है। और अधिकांश कंप्यूटर और नोटबुक में कम से कम एक हार्ड डिस्क का उपयोग किया ही जाता है, क्योंकि डेटा स्टोर करना होता है। हाँ, ये देख लो, ये डेटा, ये हार्ड डिस्क का कुछ ऐसे ही बनावट आपको देखने को मिलेगी। और ये जो पार्ट होता है, यही पार्ट जो है आपका क्या कहलाता है, ये आपके कंप्यूटर में लग जाता है, ठीक। चलो, हार्ड डिस्क मुख्य कार्य आंकड़ों को स्थायी रूप से संग्रहित करना यानी कि परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है, और रिट्राइव भी करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के हेतु क्या होता है, अधिक गोल घूमने वाली प्लेटर्स लगी होती हैं, जिसमें कई सारे ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड होती हैं, और जिन्हें प्लेटर स्पिंडल के माध्यम से तब तक घुमाना शुरू करती है जब हार्ड डिस्क में लगा रीड और राइट आर्म हेड ऊपर दाएं बाएं खिसकते हुए डेटा को पढ़ता लिखता रहता है, तभी तक वो घूमती है।
जितनी तेज प्लेटर्स घूमेंगे हार्ड डिस्क का डेटा उतनी तेज़ी से क्या होगा, स्टोर होगा या कह सकते हैं रीड होगा। इसकी गति किस में मापी जाती है, आरपीएम में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी गति किस में मापी जाती है, तो आरपीएम में। इसका एक क्वेश्चन एक बार और पूछा गया कि हार्ड डिस्क में जो है जो प्लेटर्स होते हैं वो किस आकार के होते हैं, तो राउंड आकार के होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। ठीक है, प्लेट देखो इसमें प्लेटर्स 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है हार्ड डिस्क, अधिकतर हार्ड डिस्क 5400 आरपीएम या 7200 आरपीएम में आती है। यहाँ खैर 5400-7200 से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि घूमने वाली प्लेटर्स लगी होती हैं जिसमें कई सारे ट्रैक और सेक्टर होते हैं। तो ये पूछा जाता है जो हार्ड डिस्क में प्लेटर्स लगे होते हैं वो किन पार्ट में डिवाइड्स होते हैं, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फिर देखो ये स्पिंडल डिस्क, शेप्ड फाइल ऑटो, ये सब रीड राइट हेड, पावर पोर्ट लगा हुआ है, डेटा केबल पोर्ट लगा हुआ है, ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट लगा हुआ है, फिर सर्किट बोर्ड है, आर्म है, ये सब ऐसे ही पूरा घूमने के लिए आप हार्ड डिस्क में इसको ऐसे करके समझ सकते हैं। फिर इसके अलावा देखो फिर सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट में ऑप्टिकल डिस्क आते हैं। ऑप्टिकल डिस्क ये भी एक तरीके की आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको परमानेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं। और इसमें देखो बहुत ज़्यादा कुछ करने की सोचने या उसकी ज़रूरत नहीं होती है, बस ऑप्टिकल डिस्क है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, नॉन वोलेटाइल होता है और स्टोरेज क्षमता फ्लॉपी वगैरह से हमारी इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन हार्ड डिस्क से तो बराबर नहीं कर सकते, लेकिन ये अलग चीज़ है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें शक्तिशाली लेजर बीम जो है उसको रीड और राइट करने के लिए लिखा जाए, देखो लिखा और पढ़ा जा सकता है उसी के माध्यम से। ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण क्या क्या होते हैं, जैसे सीडी, आपको पता है सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई। इसकी बनावट कैसे होती है, ये छोटा गोला जो और इसके चारों तरफ बड़ा गोला, इसमें ये सेक्टर्स में ऐसा करके डिवाइड होती है, इन्हीं में डेटा स्टोर्स होता है। ठीक है, ये इसकी बनावट है। देखो यह लिखा हुआ एक सपाट छोटी गोल गोल भंडारण वाली इकाई है। सामान्यतः सीडी का व्यास 4.75 इंच का होता है। इसे कॉम्पैक्ट होने से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये देखो इसके बने हुए डिजाइन, और इसमें लैंड्स हाई होते हैं, पिट्स लो होते हैं, इसी को कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। इन्हीं में डेटा आपका स्टोर होता है, जो हाई और लो वाली बात बताई थी। फिर आता है डीवीडी। डीवीडी में सीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इसका नाम क्या होता है, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, या डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको कहा जाता है। या अब बिल्कुल भी मत समझना कि सिर्फ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको कहा जाता है। फिर ये डीवीडी प्रकार जो होता है एक प्रकार की पता है नॉन वोलेटाइल होती है, इसमें जो डेटा स्टोर करते हैं वो बना रहता है, लाइट वाइट जाए कोई फ़र्क नहीं। फिर डीवीडी का उपयोग कब कहाँ किया जाता है, आपको पता है पिक्चर्स देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, आपकी पिक्चर्स फोटोज़ वगैरह को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी एक गोलाकार सर्कल में पथ में होता है, देखो इस तरीके की इसकी भी डिज़ाइन होती है। इसको डीवीडी आर बोलते हैं, आर का मतलब राइट होता है, रीड भी करता है। फिर सी डी आर डब्ल्यू क्या होता है, सी डी आर, इसमें आर डब्ल्यू का मतलब, आर से मतलब राइटेबल और डब्ल्यू का मतलब रीडेबल, सॉरी आर डब्ल्यू का मतलब राइटेबल और आर का मतलब रीडेबल होता है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या बन जाती है, सी डी आर डब्ल्यू का मतलब री राइटेबल, मतलब दोबारा से लिख लेने वाले, इसको हम लोग इरेज करके दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इरेजेबल डिस्क के नाम से भी जानी जाती है। और इसमें स्टोरेज जो डेटा होता है उसको मिटाया या कह सकते हैं हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, तो CDRW जो होती है इसका एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको CDRW सॉफ्टवेयर कहते हैं, या CDRW ड्राइव के भी नाम से जाना जाता है। और इसी में हम लोग इसको मतलब जो हमारी CDRW होती है उसको हम लोग डाल के रीड और राइट करा सकते हैं, और उसको हम लोग बर्न करा सकते हैं, उसके ऊपर कोई डेटा दोबारा से चढ़ा सकते हैं, पिछला वाला डेटा डिलीट कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है CD-ROM। CD-ROM भी क्या है, भंडारण युक्ति है, इसमें भी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ये कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी होता है, ये ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें डेटा जो होता है जो स्थायी रूप से अंकित किया जाता है, क्योंकि अब देखो रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, इसमें आप लोग दोबारा कुछ तो कर नहीं सकते। तो देखो इसीलिए इसको राइट वंस रीड मेनी टाइम कहते हैं, लिखा एक ही बार जाएगा, पढ़ तो आप मतलब आप सीधे समझ सकते हैं। जैसे हम लोग पहले कैसेट लेके आते थे DVD के लिए, मूवी में कैसेट लगाने के लिए, मूवी देखने के लिए, तो उसमें मूवी तो एक बार ही डाल सकते थे, लेकिन आप उसको चला कई बार सकते हैं। ठीक, ये वही वाली चीज़ है। फिर CD-ROM में आंकड़े प्राप्त करने के लिए CD ड्राइव तथा CD-ROM के आंकड़ों को डालने के लिए CD राइट की आवश्यकता पड़ती है। एक बार डाल दिया, रीड तो आप लोग कई बार कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी पाबंदी या दिक्कत नहीं है। फिर ये कंप्यूटर डेटा को टेक्स्ट और ग्राफिक्स के साथ हाई फाई स्टूडियो साउंड के रूप में संग्रहित करने और डिज़ाइन में इसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक। अब देखो इसके यहाँ पे वो दे रखा है कि कब कब क्या हुई थी, इसका विकास कब हुआ था। 1980 के दशक में जापान की एक कंपनी थी डेनन, इसने किया था, परंतु जो इसका उपयोग किया गया वो 1900 दशक में जो चतुर्थ पीढ़ी हमारी आई थी कंप्यूटर की, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर के रूप में इसका किया गया। अब आते हैं बीडी पे। ये हमारी सबसे ज़्यादा स्टोर करने वाली, मतलब हार्ड डिस्क से कम, लेकिन जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टोरेज डेटा इसी में रखा जाता है। ब्लू रे डिस्क इसका नाम होता है, इसको बीडी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो दुनिया के जो अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता के समूह है ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन, ठीक है, उसके द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया था। ये ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रारूप होता है। इसमें जो होता है वीडियो की जो हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग, प्लेबैक के साथ साथ बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करने में सक्षम बनाने के लिए इसका विकास किया गया था। ठीक है, इसमें डेटा आपको CD, DVD, CDRW, इन सबसे डेटा सबसे ज़्यादा आ जाता है। अब देखो जो DVD की तुलना में 5 गुना अधिक भंडारण क्षमता प्रदान करता है, और सिंगल लेयर डिस्क पर 25 GB और डुअल लेयर डिस्क पर 50 GB तक। CD आपकी कितना करती थी, CD 1 GB के आसपास करती है, DVD आपको 4 से 8 GB तक कर लेती थी, ये आपको 25 से 12 GB तक करता है। ठीक है, 25 से 50 GB तक इसको डेटा स्टोर कर लेता है ये। फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में ये तीसरा पार्ट था, इसमें आपको पता है फ्लैश मेमोरी में शामिल किया गया था। फ्लैश मेमोरी में आपको ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी ही होती है, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है कि नई चीज़ आई हो, ये भी नॉन वोलेटाइल है, इसको फ्लैश रैम भी कहा जाता है। और इसे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक बार मिटाकर दोबारा से फिर प्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें सामान्यतः कंप्यूटर के रोम व्यवस्था को भंडारित करना है। बस एक प्रकार का EEPROM ही है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड इसके प्रमुख उदाहरण है। आप पेन ड्राइव में मेमोरी डाल के दोस्त के पास लेके गए, उसके कंप्यूटर में डाल दी मेमोरी कार्ड पे पेन ड्राइव, आप फिर वापस लेके आ गए, तो क्या हुआ, आप इसमें कई बार डेटा डाल सकते हैं और कई बार डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए इसकी कोई भी पाबंदियाँ इसमें नहीं हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और आगे इसके बारे में कुछ और चीज़ें दे रखी हैं पेन ड्राइव के बारे में, ये पढ़ते हैं। देखो पेन ड्राइव क्या है आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसे फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ये आपसे उदाहरण क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्लैश मेमोरी के कौन कौन से उदाहरण है, दिए गए ऑप्शंस में से फ्लैश मेमोरी का कौन सा उदाहरण है। तो वहाँ पर आपको CD भी दे रखी होगी, पेन ड्राइव भी दे रखी होगी, DVD भी दे रखा होगा और हार्ड डिस्क भी दे रखी होगी। तो बच्चा बहुत ज़्यादा ध्यान करके हार्ड डिस्क पे लगा देता है या CD भी। तो फ्लैश मेमोरी में आपको पेन ड्राइव या आपके मेमोरी कार्ड जितने भी होते हैं वो उस तरीके के सारे, ये एक USB पोर्ट से जुड़ा हुआ सकने वाला जो ड्राइवर हो, मतलब पार्ट होता है, ये आराम से USB में जुड़ सकता है। पेन ड्राइव उपयोग करता है दस्तावेज, संगीत, फोटो, वीडियो, ये सब कुछ सेव करने के लिए। इसमें ट्रांसफ़र भी कर सकता है, रखता है। इस तरीके से पेन ड्राइव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी हो जाती है। ये क्योंकि बहुत छोटी होती है, आप इसको जेब में वगैरह में कैरी कर सकते हैं। पेन ड्राइव जो है EEPROM का एक उदाहरण है। EEPROM तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, तो ये हो सकता है। और पेन ड्राइव का देखो कुछ इस तरीके से, इस चीज़ पे मत जाना, ये इसका ढक्कन है, ये जो यहाँ पे लगेगा क्या, ठीक है। फिर स्मार्ट कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड आप कैसे समझ सकते हैं, आज के समय में आपके पास जो डेबिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है, डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड भी आज के समय में बहुत स्मार्ट कार्ड के रूप में सामने आ गए हैं। कैसे स्मार्ट कार्ड के रूप में सामने आ गए हैं, इसमें क्या होता है कि एक चिप लगी होती है, उसमें आपका पूरा डेटा स्टोर कर दिया जाता है। और आप अपना जो पैन कार्ड नहीं, आपका डेबिट कार्ड जो होता है उसमें पीछे पट्टी लगी हुई होती है, उसमें आपकी स्टोरेज पूरी स्टोर होती है। जो चिप होती है उसमें कंप्यूटर के माध्यम से आपके अकाउंट की सारी डिटेल डाल दी जाती है, और ये पीछे जो पट्टी लगी हुई होती है, ठीक, जिसमें CVV नंबर लिखा होता है, उस पट्टी में आपकी पूरी डिटेल होती है। तो इसीलिए आप जब उसके बारे में लगाएंगे तो आपकी ही चीज़ को वो रीड करेगी और आपको वो दे देगी। ठीक है, देखो इसको, जो स्मार्ट कार्ड है, चुंबकीय कार्ड पट्टी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के 2 प्रकार से अलग होता है। स्मार्ट कार्ड एक एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर होता है, और इसमें जो चुंबकीय स्ट्रिप जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाता है। और ये माइक्रो प्रोसेसर के अतिरिक्त क्या करता है, सेफ्टी भी प्रदान करता है हमको। स्मार्ट कार्ड 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक तो स्मृति युक्त स्मार्ट डंब कार्ड और स्मृति सह माइक्रो प्रोसेसर युक्त स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट युक्त जो स्मृति युक्त यानी कि मेमोरी से जो रिलेटेड होगा ये डंब कार्ड, इसमें क्या होता है, स्मार्ट डंब कार्ड का उपयोग सूचना के भंडारण के लिए किया जाता है। इसमें सूचना रख सकते हैं आप। और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर युक्त स्मार्ट कार्ड होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर द्वारा स्मार्ट कार्ड को कार्ड रीड में जोड़ा जा सकता है, जिससे हम कार्ड की सूचनाओं को पढ़ सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सुधार भी कर सकते हैं। तो ये आपका स्मार्ट कार्ड हो जाता है। इसमें देखिए आपको प्रिंट में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये स्कैन करने में इसके कुछ प्रिंट्स आपके गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक, चलो
फिर कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण द्वितीय स्टोरेज मेमोरी होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्लाउड स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। क्लाउड स्टोरेज आपसे पेपर में यूपीपीसीएल में तो बहुत पूछता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है जब इंटरनेट पर हम लोग अपना कोई भी डेटा सेव कर देते हैं इंटरनेट पर कहीं एक जगह पर स्थायी रूप से, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है क्लाउड, इसको हम पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपके फ़ोन में जो गूगल ड्राइव होती है। आप गूगल ड्राइव किसका है? क्लाउड स्टोरेज का ही एक उदाहरण है। आप एक बार गूगल स्टोरेज में कोई भी चीज़ आप सेव कर दीजिए, गूगल फोटोज़ में कोई फ़ोटो सेव कर दीजिए, अब आप दुनिया में कहीं भी हो, आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको क्या है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब फिर देखो एक फिर नेटवर्क अटैच स्टोरेज होता है। इसमें देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी कंप्यूटर भंडारण ही मतलब कंप्यूटर की मेमोरी का ही एक उदाहरण होता है, ठीक है। बस इसमें क्या है कि ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो डेटा हम लोग डालते हैं वो एकत्रित शेयर करने के लिए, और वो क्या होता है सुरक्षित भी माना जाता है। इसमें क्या होता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि इसमें डेटा को हम लोग बहुत कम मात्रा में हम लोग इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा जो है बिजनेस में किया जाता है, क्योंकि इसमें एक फ़ाइल को दूसरे फाइल में हम लोग जो है मतलब एक फ़ाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए या शेयर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खासकर इसका बिजनेस में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि जो इसमें नेटवर्क संलग्न भंडारण सामान्य नेटवर्क को सर्वर से जोड़ता है। इसमें सर्वर से जोड़ देता है तो हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे चीज़ को भेजना आसान हो जाता है, तो वो सर्वर पे ही फाइल हमारी स्टोर रहती है। एक तरीके का क्लाउड स्टोरेज लगभग ऐसे ही होता है, लेकिन क्लाउड स्टोरेज थोड़ा सा अलग हो जाता है। कल मैं आपको इसी पिरामिड की बात कर रहा था। इसमें आपको मैंने बताया था पिरामिड में सबसे ऊपर ये रजिस्टर आता है, फिर कैश मेमोरी आता है, फिर रैम आता है, फिर फ्लैश मेमोरी आते हैं, फिर हार्ड ड्राइव आते हैं, और लास्ट में जो टेप वाले जो मैग्नेटिक टेप वाले की बात की थी वो। तो इधर से सबसे तेज से धीमा आता है, सबसे तेज होता है, और इधर धीमा, ठीक। और इधर आकार में भी सेम चीज़ होता है, इधर छोटा आकार होता है और इधर बड़ा, ठीक। तो जो हमारा रजिस्टर होता है ये प्रोसेसर कहा जाता है, एक तरीके से प्रोसेसर ही होता है, बस प्रोसेसर पूरी तरीके से नहीं होता, प्रोसेसर तक पहुंचने का रास्ता भी यही होता है। ये सबसे तेज़ मेमोरी बोली जाती है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, तो आपको रजिस्टर दे रखा है तो रजिस्टर लगाएंगे, कैश मेमोरी दे रखा है तो कैश मेमोरी लगाएंगे, ठीक। तो सबसे तेज़ कैश मेमोरी रजिस्टर, उससे धीमी कैश, उससे धीमी रैम, उससे धीमी यूएसबी या फ्लैश मेमोरी जिसको बोलते हैं, और उससे भी धीमी हार्ड डिस्क, और सबसे धीमी ट्रैक जो है बैकअप। फिर सबसे छोटा आकार में रजिस्टर, उससे बड़ा फिर जो है आपका कैश, उससे भी बड़ा आपका ये रैम, उससे भी बड़ा आपका फ्लैश, फिर उससे भी बड़ा हार्ड ड्राइव, और सबसे बड़ा आपको क्या मिल जाता है जो टेप, क्योंकि टेप जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही आपका उसका साइज बड़ा होता जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब देखो यहाँ पे कुछ मेमोरी के यूनिट्स दे रखे हैं। ये आपको भी पता है कि ये यूनिट्स हमेशा पेपर में पूछे गए हैं। कैसे यूनिट्स, कैसे पूछा जाता है कि जो बिट है एक, उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें आपका बाइनरी डिजिट शामिल होती है। कौन कौन सी? 0 और 1। तो ये 4 बिट्स होते हैं, ये मिलके एक निबल बनाते हैं, और 2 निबल जब मिल जाएंगे तो 1 बाइट बनाते हैं, और 8 बाइट्स मिल जाते हैं तब 1 बाइट बन जाता है। 8 बिट्स जब मिलते हैं तो 1 बाइट बनता है, और 1024 बाइट्स मिलते हैं तो 1 KB बन जाता है। फिर 1024 KB मिलते हैं तो 1 MB, फिर 1024 MB मिल जाते हैं तब 1 GB, फिर 1024 GB मिल जाते हैं तो 1 TB, 1024 TB मिल जाते हैं तो 1 पेटाबाइट यानी कि PB, फिर जब 1024 PB मिल जाते हैं तो 1 एक्साबाइट जिसको EB कहते हैं, 1024 EB मिल जाते हैं जिसको फिर 1 जीटाबाइट बनाते हैं, फिर 1024 जीटाबाइट मिल जाते हैं तो 1 योटाबाइट बनाते हैं, फिर 1024 योटाबाइट मिलके ब्रोंटोबाइट बनाते हैं, और फिर 1024 ब्रोंटोबाइट मिल जाते हैं तो जियोप्टाबाइट बन जाता है, जियोबाइट बन जाता है, सॉरी जियोप्टा नहीं, जियोबाइट बन जाता है। फिर अब हमारे आउटपुट डिवाइसेस आ रहे हैं। आपको पता है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर तक हमारी बात को पहुंचाएं, वो इनपुट डिवाइस, और कंप्यूटर ने जो प्रोसेस करके उसका उत्तर दिया है वो हमको जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमको वो दिखाएंगी, सुनाएंगी या बताएंगी, वो सब आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। आप बस ऐसे ही समझ सकते हैं। और आउटपुट डिवाइस में सब के सब आपको हार्डवेयर ही शामिल होता है। आप देख लो हार्डवेयर में कुछ ये एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स और प्लॉटर्स, ये सब आउटपुट जो हैं आपके डिवाइसेस हैं। और बाकी आपको ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा आपको इतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, मैं जो बता रहा हूँ आप बस वो सुन लीजिए। बाकी पढ़ने के लिए PDF मिल जाएगा, PDF से पढ़ लीजिएगा।
फिर देखो अब आते हैं इसमें सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट कब बनता है? सिस्टम यूनिट को ही हम लोग कंप्यूटर की बॉडी भी कहते हैं। आपने देखा होगा एक इस तरीके का बॉक्स बन के आपके सामने आता है, ठीक है, जिसमें कुछ इस तरीके से कुछ बटन से बने होंगे, यहाँ पे आपको ऐसे करके ये पोर्ट्स बने होते हैं। तो ये क्या होता है? ये आपका इसका बॉडी कहलाता है, या कह सकते हैं सिस्टम यूनिट, ठीक। इसी को प्रोसेस करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जुड़ी होती है यहीं पे, ठीक। और प्रणाली इकाई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को क्षति से बचाती है। सभी कंप्यूटर प्रणाली जो इकाई होती है उससे जुड़े होते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, भंडारण युक्तियाँ सिस्टम इकाई के अंदर होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें पूरा पार्ट सब लगा हुआ होता है, इसके अंदर की बात कर रहा है, इसके अंदर सब लगा होता है। देखो सिस्टम यूनिट के अंदर पूरा सिस्टम यूनिट की बात है, पूरी बॉडी और सारे अंदर की चीज़। अब देखो ऑप्टिकल ड्राइव, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, ठीक, फिर एक्सपेंशन टूल्स और कनेक्टर्स दे रखे हैं, पावर सप्लाई दे रखा है और ये फैन, ये सब पूरा क्या है? ये सिस्टम यूनिट है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें सिस्टम यूनिट के भाग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपको पता है मदरबोर्ड आ जाता है, पोर्ट्स आ जाते हैं, पावर सप्लाई आ जाती है, एक्सपेंशन कार्ड आ जाते हैं मदरबोर्ड के, जो एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड होते हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें अगर एक्स्ट्रा लगाना चाहें वो इसलिए दिया होता है। अब मदरबोर्ड क्या होता है? ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। सारे जितने भी सिस्टम, जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जितने भी तार होते हैं, जितने भी कनेक्शंस होते हैं, वो सब कहाँ होते हैं? वो मदरबोर्ड में होते हैं, ठीक है। इसको देखो मदरबोर्ड या प्रणाली बोर्ड, जिसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, या कह सकते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको पीसीबी भी कहा जाता है। ज़्यादातर पीसीबी ही खराब होती है कंप्यूटर में पहले। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सारे सॉकेट लगे होते हैं। कंप्यूटर के अन्य बोर्ड भी मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। जितने भी बोर्ड होते हैं, मैंने बताया, जितने भी वायरिंग होगी, जितने भी सॉकेट्स होंगे, जितने भी पोर्ट्स होंगे, सब कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़ते हैं। मदरबोर्ड अन्य प्रकार की मेमोरीज भी लगी होती हैं, ठीक है। और मदरबोर्ड कंप्यूटर का सेंट्रल बैकबोन कहलाता है। आजकल मदरबोर्ड में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, फीचर्स को ऐड किया गया है, जिससे कंप्यूटर की कैपेबिलिटी और अपग्रेड होने की क्षमता भी काफ़ी बढ़ गई है। बढ़ जा भाई आगे, वैसे भी आधा घंटा होने आ रहा। अब देखो ये आपको मदरबोर्ड दे रखा है, आप पूरे इसकी डिज़ाइन देख लेना, इसमें क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, आप इसके बारे में आसानी से पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें कुछ पोर्ट्स होते हैं, जैसे पोर्ट प्रणाली इकाई के पीछे लगा हुआ एक संयोजक यानी कि कनेक्टर्स या सॉकेट बोर्ड होता है। इसकी बाहरी युक्तियाँ यानी कि जैसे बाहरी डिवाइसेस जो होती हैं, उनको हम लोग केबल के माध्यम से इसमें जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको यूपीएस के बारे में बात कर रहा है। आपको पता है यूपीएस की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। जो कि हमारे कंप्यूटर जब लाइट चली जाती है तो हम अपने डेटा को सेव करने और उसको बंद करने के लिए समय दे देता है, जिसके माध्यम से हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। फिर एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं? जैसे नेटवर्क कार्ड होते हैं, इसमें वीडियो कार्ड भी आता है, मॉडेम भी आता है, ऑडियो कार्ड भी आते हैं। अब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे नेटवर्क कार्ड क्या होता है? नेटवर्क कार्ड जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम से हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ने के काम में लाते हैं। जो नेटवर्क कार्ड होता है और जो नेटवर्क एडाप्टर होता है, तो ये इनके बीच में जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इसको कहा जाता है। नेटवर्क कार्ड में दो प्रकार होते हैं, एक एनआईसी, एक तार नेटवर्क के माध्यम से, और एक बिना तार के माध्यम से जोड़ा जाता है। तार वाला जो होता है नेटवर्क के कार्ड के पीछे की तरफ एक पोर्ट होता है, जबकि बिना तार वाले में कार्ड में क्या मिलेगा? एंटीना मिलेगा। ये आपको जो है नेटवर्क कार्ड का कुछ डिज़ाइन दे रखा है, ऐसे आप नहीं समझेंगे, आप गूगल करिएगा, आपको बहुत अच्छे से डिज़ाइन दिखाई देगी, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर वीडियो कार्ड, जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्या होता है, अगर वीडियो कार्ड ना पड़ा हो तो आपकी जो उसके ग्राफिक्स होंगे वो बहुत गंदे आएंगे, इतने गंदे का हो आपको दिखाई भी नहीं कुछ देगा। तो वीडियो कार्ड क्या है? चित्रात्मक इंटरफेस यानी कि ग्राफिकल इंटरफेस है, जिसमें इमेज वीडियो सिस्टम के दिखाने का कार्य करता है। और वीडियो में ग्राफिकल कार्ड जो होता है, डिस्प्ले कार्ड भी इसको कहा जाता है। वीडियो कार्ड का एक अपना प्रोसेसर होता है, जो ओपनिंग सिस्टम और मॉनिटर के प्रदर्शन यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरफेस देता है। जो वीडियो कार्ड होता है इसका प्रयोग आउटपुट डिस्प्ले, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर, इनको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉडेम आपको पता है ये नेटवर्क कार्ड की तरह होता है, जिसका उपयोग हम लोग टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मुझे इसकी मॉडेम की फुल फॉर्म जरूर बताइएगा कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट में मुझे मॉडेम की फुल फॉर्म जाननी है आप लोगों से, क्या होती है, ठीक। तो मॉडेम अपनी प्रणाली को टेलीफोन लाइन के माध्यम से डिजिटल संकेतों को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलने का काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मॉडेम का क्या काम होता है। तो मॉडेम का काम क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना और एनालॉग को डिजिटल में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, ऐसी कौन सी युक्ति होती है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर ऑडियो कार्ड का सीधा सा एक काम ऐसे समझ सकते हैं कि ऑडियो कार्ड के माध्यम से कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी घटनाएं, कोई भी आवाज़, कुछ भी वॉइस जो भी होगा, वो सब सुनने के काम में हमारे आता है। इसका विद्युतीय संकेत को श्रव्य संकेतों में परिवर्तित करना, जिसको हम लोग सुन सकें, ठीक है।
करने के लिए किया जाता है। श्रव्य संकेतों को ध्वनि को सुना जा सके। ऑडियो कार्ड का विभिन्न कार्ड को पोर्ट होते हैं, इसमें कई तरीके के पोर्ट होते हैं। अब पोर्ट में आपको आगे कई, जैसे आपको ईयरफोन लगाने के लिए और साउंड वाउंड लगाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। फिर देखो, सहायक स्मृति को सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है और परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग बैकअप डेटा को स्टोर करने हेतु किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, इसके क्या है एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर मदरबोर्ड जो एक्सटेंशन होता है, एक्सपेंशन स्लॉट ऑफ मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड है उसमें तो कई स्लॉट्स पहले से ही लग के आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मदरबोर्ड में कुछ चीज़ें हम पूरी एक साथ नहीं लगा सकते। मान लीजिए हमने कुछ कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगा दी, अब हमारे पास स्लॉट्स ही खाली नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स लगा देते हैं मदरबोर्ड में, जिससे हम अपनी चीज़ों को और विस्तार कर सकें। ठीक है, इसीलिए देखो विस्तार स्लॉट इसका नाम होता है। तो बस इसको जब हम लोग मदरबोर्ड में एक स्लॉट में खाली जो जगह होगी उसमें जब हम लोग इसको लगा देंगे, तो हम लोग अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग लगाना चाह रहे थे, जो हमारे पास स्लॉट्स खाली नहीं थे, वो हम लोग इसमें आसानी से लगा सकते हैं। जैसे विस्तार एक प्रकार का सॉकेट होता है जिसकी सहायता से सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड से जोड़ दिया जाता है और मदरबोर्ड के विभिन्न प्रकार के विस्तार स्लॉट उपलब्ध हो जाते हैं जो हमारे सिस्टम की सुटेबिलिटी का विस्तार में उपयोगित करते हैं। विस्तार स्लॉट का उपयोग कंप्यूटर के परिपथ बोर्ड में नई युक्ति को जोड़ने की कंप्यूटर की क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। जैसा मैंने बताया वही चीज़ देखो लिखी हुई है, बस मेन चीज़ होती है आपको समझना। अब आते हैं बायोस पे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे कंप्यूटर का बायोस। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये लिखी हुई है। देखो इसका जो कार्य होता है हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करना होता है। ये इसका काम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जब हमने कंप्यूटर को ऑन किया तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स चल रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, कौन कौन से हार्डवेयर चल रहे हैं, ये उसकी पहले जाँच करता है। जो नहीं चल रहा होता है तो उसके बारे में कंप्यूटर को इन्फॉर्म कर देगा और आपकी स्क्रीन पर उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको एक मैसेज मिल जाता है। देखो बायोस यह पता लगाता है कि हमारे कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, रैम, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस आदि इत्यादि सही प्रकार से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये बायोस का काम होता है। बायोस यह देख लेता है कि सभी डिवाइस सही ढंग से लगे जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, तो प्रोसेसर का कार्य प्रारंभ कह सकते हैं कि स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कर देता है। अब ये बायोस लगा है, बायोस का मेन काम सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती है। फिर पूछा जाता है कि कई एक दो बार क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया है कि अगर कंप्यूटर में बायोस ना हो तो क्या होगा। तो कंप्यूटर में अगर बायोस नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या होगा, बूट नहीं कर पाएगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक, फिर लिखा हुआ है देखो बायोस जो है रोम के एक भाग के रूप में स्थित होता है, रोम के एक भाग के रूप में, और अगर रोम नहीं होगा तो कंप्यूटर किसी भी रूप में आप ऑन नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से लोड करने की जो प्रोसेस होता है, सिक्वेंशियल प्रोसेस, उसी को हम लोग बूटिंग कहते हैं। अगर जब बायोस नहीं होगा तो ये सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं होगा, सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं होगा तो मतलब बूटिंग नहीं होगी, बूटिंग नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, चलो दोस्तों, तो फिर आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आज की चीज़ें समझाई गई जो हैं वो अगर समझ में आई हो तो भाई कमेंट जरूर कर दिया करो। आगे के टॉपिक्स इसके बाद का जो पार्ट आएगा, अभी इसका एक लास्ट पार्ट आएगा। आज तक थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसमें जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं या जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बनने वाले यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न होते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो आपको मैं कल वन लाइनर के रूप में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। वो कल का जो वीडियो होगा वो पूरी तरीके से चैप्टर 2 में से बन सकने वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर दोस्तों हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।